MQM ने नाराजगी दूर करने के लिए फंड्स मांग लिए। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के भी फौरी कयाम का मुतालिबा। हुकूमती कमेटी और MQM रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक MQM का वफ्द तरक्याती मंसूबों की फहरिस्त के साथ पीर को दोबारा हुकूमती कमेटी से मिलेगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की वजीर आला से मुलाकात। उस्मान बुज़दार का कहना है गलत फहमियां पैदा करने की साजिशें करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। चौधरी परवेज इलाही बोले कोई गलत फहमी में ना रहे, तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, इत्तेहाद में रखना डालने की ख्वाहिश दिलों में ही रह जाएगी। PTI फॉरेन फंडिंग केस में अहम पेशरफ्त। इलेक्शन कमीशन का रोजाना की बुनियाद पर तहकीकात का फैसला। स्क्रूटनी कमेटी 26 नवंबर से रोजाना की बुनियाद पर तहकीकात करेगी। तहरीक इंसाफ का भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर तहकीकात के लिए दरख्वास्त दायर करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फरख हबीब इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर करेंगे। रहबर कमेटी को खुद रहबरी की जरूरत है। कमेटी चोर मचाए शोर फिल्म का फ्लॉप शो पेश कर रही है। फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट, कहा इलेक्शन कमीशन को यरगमाल बनाकर असरअंदाज होने की मजमूम कोशिश की मजम्मत करते हैं। एहसन इकबाल ने जवाबी ट्वीट पे कहा रसीदें दें, हिसाब दें, मनी ट्रेल दें, लोगों के चंदे खा गए, इससे बड़ी करप्शन क्या होगी। JUI रहनुमा अकरम दुरानी गिरफ्तारी से बच गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नैब के बयान के बाद दरखास्त जमानत निपटा दी। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था मुल्जिम के फरार होने का खदशा है, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने रिवाज दिए कि नाम ECL में डाल दें, नए शवाहिद आ जाएं तब भी गिरफ्तारी पर मुतमईन करना होगा। यूसुफ उर्फ ठेलेवाला के वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पर संगीन इल्जामात। दौरान हिरासत मुलाकात का दावा कर दिया। मुबैना टारगेट किलर के इल्जामात पर कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन ने तहकीकात शुरू कर दी। SHO सोल्जर बाजार और इंचार्ज ईस्ट जोन स्ट्रीट क्राइम स्क्वाड मुअत्तल। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह वहाँ जहाँ उन्होंने मुझे रखा हुआ था वहाँ आए थे और मुझसे मुलाकात करी थी। सर उन्होंने कहा था मेरे से कि यूसुफ तुम जानते हो कि मैं तुमसे क्यों मिलने आया हूँ। मैंने बोला नहीं सर मैं नहीं जानता कि आप मुझसे क्यों मिलने आए हो। कहने लगे बेवकूफ। यूसुफ उर्फ ठेलेवाला के इल्जामात पर IG सिंध, DIG और SSP की वज़ीर आला हाउस तलबी। मुराद अली शाह का सीनियर अफसरान के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर बरहमी का इजहार। कहा पुलिस अफसरान जाती तशहीर में मसरूफ हैं, किसी ठेले वाले को जानता हूं ना कभी मिला, स्टोरी तैयार करने वाले तक पहुंच गया। बरतानिया में कैद पाकिस्तानी कैदी तारिक अजीज को पाकिस्तान की जेल में मुंतकिल करने का केस। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी खारजा और बरतानिया में पाकिस्तानी सफीर कैदी को साथ लेकर पेश हों। पाकिस्तानी कैदी को अदालत पेश ना किया तो कार्रवाई होगी। एबटाबाद के इलाके गलियात ठंडियारी में आसमान से सफेद गालों की बरसात। स्कर्दू में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। दीर बाला में बारिश, ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज तक बादल बरसने की पेशगोई कर दी। फेसबुक और गूगल का बिजनेस मॉडल इंसानी हकूक के लिए खतरा करार। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा लोगों की ज़ाती मालूमात को माली मुफाइद के लिए इस्तेमाल करना इंसानी हकूक को खतरे में डाल देता है। कंपनियों के बिजनेस मॉडल्स लोगों को घाटे का सौदा करने पर मजबूर करते हैं।
इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम का कैंप कराची में शुरू। कप्तान बिस्मा मारूफ समेत 20 विमेन प्लेयर्स ने ट्रेनिंग शुरू कर दी। कौमी विमेन टीम का कैंप 30 नवंबर तक जारी रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के दरमियान मामलात कैसे हैं और सिंध में आजकल क्या हलचल जारी है, बताएंगे इसी बुलेटिन में। मेरा नाम दानिश हुसैन और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर से बुलेटिन का आगाज करेंगे। सिंध पुलिस और वजीर आला मुराद अली शाह आमने सामने। मुतनाज़ा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, मशकूक गिरफ्तारी और टारगेट किलर के बयान पर मुराद अली शाह बरहम। आईजी सिंध कलीम इमाम को वजीर आला हाउस तलब कर लिया और मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्जिम को जानता हूं, ना ही कभी मिला। वजीर आला के एक्शन के बाद कराची पुलिस चीफ ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। तो मुतनाज़ा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, मशकूक गिरफ्तारी हुई और टारगेट किलर पर आईजी सिंध कलीम इमाम को वजीर आला हाउस तलब किया गया और बरहमी का इजहार भी किया गया। आए थे। मुतनाज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस और मशकूक गिरफ्तारी। वजीर आला सिंध से मंसूब मुबैना दहशतगर्द का बयान। वजीर आला सिंध बरहम हो गए। आईजी सिंध डॉक्टर कलीम इमाम को वजीर आला हाउस तलब किया। डीआईजी और एसएसपी ईस्ट को भी बुलाया गया। वजीर आला सिंध ने सवाल किया कि मुबैना दहशतगर्द को मुझसे कैसे मंसूब किया। मुराद अली शाह ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो दहशतगर्द को जानते हैं, ना कभी मिले हैं। मैंने पुलिस को भी कहा है कि इंक्वायरी करें कि किसकी एक्सेस उस दहशतगर्द तक पहुंची थी और किस तरीके से उससे ये बयान रिकॉर्ड कराया गया। वजीर आला सिंध के एक्शन के बाद कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन ने तहकीकात शुरू कर दी। मुलजिम की गिरफ्तारी और वीडियो बयान कैसे रिकॉर्ड किया गया, जायजा लिया जा रहा है। जराये के मुताबिक मुलजिम का बयान रिकॉर्ड कराने वाले अफसर से मुतालिक भी तफ्तीश जारी है। मुलजिम इससे पहले कब गिरफ्तार किया गया, इसका भी जायजा लिया जा रहा है। दूसरी जानिब वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि मीडिया पर पुलिस स्क्वाड की जाली नंबर प्लेट की खबर नशर हुई थी। वो गाड़ी इनके या किसी वजीर के स्क्वाड की नहीं बल्कि गवर्नर हाउस के स्क्वाड की थी। मैंने पुलिस को कहा कि इस पे सख्त कार्रवाई करें। लेट इवनिंग में मुझे पता चला कि ये गवर्नर हाउस की गाड़ी है। अभी तक वो कंफर्म नहीं है, अभी मुझे बताया मुझे गवर्नर साहब से मैं खुद बात कर लूंगा। वजीर आला सिंध ने कहा है कि काबीना में कोई रद्दो बदल नहीं हो रहा, अगर तब्दीली की तो किसी को मालूम भी नहीं होगा। तो 96 अफराद के मुबैना कातिल यूसुफ उर्फ ठेले वाला के वजीर आला पर संगीन इल्जामात। जराये के मुताबिक आला पुलिस अफसरान ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। SHO सोल्जर बाजार जावेद सिकंदर और ईस्ट जोन के स्ट्रीट क्राइम स्क्वाड के इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया गया है। जराये के मुताबिक इमरान गुज्जर SSP ईस्ट जफर मेसर का करीबी आदमी है। यूसुफ ठेले वाले से इब्तदाई तफ्तीश इमरान गुज्जर ने की। इमरान गुज्जर ने मुबैना टारगेट किलर का वीडियो बयान भी जारी किया है। इसी हवाले से जानेंगे, हमारे नुमाइंदे ताहा उबैदी हमारे साथ मौजूद है। ताहा उबैदी, बताइएगा मजीद क्या कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि मुअत्तलियां शुरू कर दी गई हैं। जी बिल्कुल, अब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की बरहमी के बाद आला पुलिस अफसरान ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। हमारे जरा अभी ये बताते हैं कि जो SHO सोल्जर बता रहे हैं जावेद सिकंदर और एंटी स्ट्रीट क्राइम स्क्वाड के इंचार्ज इमरान गुज्जर को ओहदे से हटा दिया गया है। इनके खिलाफ तहकीकात का फैसला किया गया है। जो हमारे जराये में इसकी तस्दीक करते हैं तो जो इब्तदाई तौर पर यूसुफ ठेले वाले को गिरफ्तार किया गया था, उसमें इमरान गुज्जर सिकंदर की पार्टी मुलव्विस थी। जब इसे गिरफ्तार किया गया वो जावेद सिकंदर और इमरान गुज्जर ने लिया। ये तो वीडियो बयान मंजर-ए-आम पर आया, इसके हवाले से भी बताया गया कि इमरान गुज्जर एंड कंपनी ने ये वीडियो बयान जारी किया है, जिसके पेश नज़र अब आला पुलिस अफसरान ने SHO सोल्जर बदार जावेद सिकंदर और इमरान गुज्जर को ओहदे से हटा दिया गया है। ये बताया गया है कि दोनों का बयान कलमबंद किया जाएगा। मुलजिम को किस तरह गिरफ्तार किया गया और वजीर आला के हवाले से इसका बयान किस तरह मंजर-ए-आम पर आया, इन दोनों से अब ये तफ्तीश की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया ताहा उबैदी, हमें अपडेट कर रहे थे। यूसुफ ठेले वाले के वज़ीर आला सिंध पर इल्जामात। तहकीकाती कमेटी कायम। कराची पुलिस चीफ ने DIG ईस्ट आमिर फारूकी की सरबराही में कमेटी बना दी है। SSP IESU और SSP इन्वेस्टिगेशन तारिक नवाज
SP इन्वेस्टिगेशन ईस इरफान जबान अरकान होंगे और कमेटी तहकीकात मुकम्मल करके 24 घंटों में रिपोर्ट पेश करेगी। इसी पर बात करते हैं एडिटर साउथ रेहान हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान हाशमी, जरा वाज़ेह कीजिएगा, 24 घंटों बाद ये रिपोर्ट IG सिंध को पेश की जाएगी या फिर वजीर आला सिंध को? देखिए, सबसे पहली बात है कि एडिशनल IG कराची को रिपोर्ट पेश की जाएगी, जो क्योंकि मामला काफी संगीन हो गया है। जिस तरह वज़ीर आला का नाम लिया था दहशतगर्द ने कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात हुई थी, जिस पर वो काफी नाराज हैं। उन्होंने IG सिंध को भी बुलाया था। अब एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन ने DIG ईस्ट जो है, जैसे आपने खुद बताया, आमिर फारूकी को एक सरबराह बनाया कमेटी का। कमेटी उस वीडियो बयान की कि वीडियो बयान किसने लिया, कैसे लीक हुआ, मीडिया तक कैसे पहुंचा और किस कॉन्टेक्स्ट में इस दहशतगर्द ने वज़ीर आला जो मुराद अली शाह का नाम लिया, वो तमाम पहलू पे तहकीकात करेगी। इस दहशतगर्द को पकड़ने वाली टीम को तलब कर लिए गए हैं, उनके बयान। फारूक सत्तार का भी तो नाम लिया था रेहान हाशमी। देखिए, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वज़ीर आला सिंध ज्यादा सख्त नाराज है क्योंकि वाज़ेह तौर पे वो चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे के, और कोई दहशतगर्द किसी चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम ले तो वो काफी हैरानकुन बात है। अब तहकीकाती कमेटी ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी है और तमाम जो दहशतगर्द को पकड़ा था जिन्होंने, उनको बयानात के लिए बुला लिया है। बहुत शुक्रिया आपका रेहान हाशमी। तहरीक इंसाफ गैर मुल्की फंडिंग केस में अहम पेशरफ्त। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की स्क्रूटनी कमेटी 26 नवंबर से मामले की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करेगी। इसी पर देखिए इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ के खिलाफ गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत अब हर रोज होगी। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी 26 नवंबर से केस रोजाना की बुनियाद पर सुनेगी। कमेटी ने अपोजिशन जमातों की दरख्वास्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को भिजवा दी। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को भी 26 नवंबर को स्क्रूटनी कमेटी के सामने तलब कर रखा है। दोनों जमातों के खिलाफ भी फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात का आगाज इसी रोज होगा। गुज़िश्ता रोज रहबर कमेटी ने तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस रोजाना की बुनियाद पर सुनने के मुतालबे को लेकर पार्लियामेंट से इलेक्शन कमीशन तक एहतजाज भी किया। इलेक्शन कमीशन में नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ ममनुआ फंडिंग की तहकीकात तहरीक इंसाफ ने भी रोजाना की बुनियाद पर तहकीकात के लिए दरखास्त देने का फैसला किया है और ज़राए के मुताबिक PTI के दरखास्त गुजार फरूख हबीब इलेक्शन कमीशन में दरखास्त देंगे। PTI का कहना है कि इलेक्शन कमीशन नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी रोजाना की बुनियाद पर समाअत करे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ तहकीकात के लिए स्क्रूटनी कमेटी का इजलास 26 नवंबर को होगा। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बरतानवी जेल में कैद तारिक अजीज को पाकिस्तान की जेल में मुंतकिल करने की केस की समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि नवाज शरीफ जाना चाहे तो 2 दिनों में चला जाए। बरतानिया से पाकिस्तानी शहरी को कैसे वापस लाना है तय करने में 6 साल लगे हैं। इस्लामाबाद से फयाज महमूद की ये रिपोर्ट देखिए। बरतानवी जेल में कैद तारिक अजीज को पाकिस्तान की जेल में मुंतकिल करने के लिए अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से बरहमी का इजहार। रिमार्क्स में कहा कि सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी खारजा और बरतानिया में पाकिस्तानी सफीर को इस अदालत में पेश होना पड़ेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था कि वजारतों के नुमाइंदे लिख कर दें कब मुजरिम को अदालत के सामने पेश करेंगे। बरतानिया में पाकिस्तानी सफीर को बता दें इस शख्स को साथ न लाया तो वापस नहीं जा सकेगा। अदालती हुक्म पर अमल ना किया तो सेक्रेटरी खारजा, सेक्रेटरी दाखिला और सफीर को जेल भेज दूंगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ जाना चाहे तो 2 दिनों में चला जाए। बरतानिया से पाकिस्तानी शहरी को कैसे वापस लाना है तय करने में 6 साल लग गए। इस कैदी के लिए एयर एम्बुलेंस तो नहीं आएगी, ये सब तो अमीरों के लिए है। एक मुल्क दूसरे मुल्क से ये काम भी नहीं करा सकता तो ये एम्बेसियां बंद कर दें। नुमाइंदा काबीना डिवीजन ने अदालत को बताया कि काबीना सेक्रेटरी ने तीनों के खिलाफ एक्शन के लिए वजीर आजम को लिखा है। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि हमें वजीर आजम के आर्डर की जरूरत नहीं, हमने तो सिर्फ बताया है कि ये आपके करने का काम है। इन इदारों में जब कोई काम नहीं कर सकता तो इस्तीफा देकर घर जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वजारत खारजा के नुमाइंदे को मुखातिब करते हुए कहा कि लिख कर दें वरना तहरीरी फैसला जारी करूंगा।
आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है। अहम मुलाकात जिस बारे में हम बता रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा और वज़ीर आज़म इमरान खान के माबैन मुलाकात, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसी पर बात करते हैं। फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, बताएगा किन किन उमूर पर बातचीत की गई? जी बिल्कुल, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया गया है। इसके अलावा जो अहम अमूर हैं जैसे पाक फौज के पेशेवराना अमूर हैं उन पर भी तबादला ख्याल किया गया। जो सरहदों पर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है और बिलखसूस मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है उस पर भी तबादला ख्याल किया गया। आपसे कुछ देर पहले वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में मुल्क की ओवरऑल जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, इसके अलावा पाक फौज के जो पेशेवराना अमूर हैं उन पर तबादला ख्याल किया गया और ये मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में हुई है। जी सही, बहुत शुक्रिया आपका फ़हीम अख्तर। और यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। दिसंबर को होने वाले आम इंतखाबात के लिए टूरी पार्टी ने रोचडेल से पहली पाकिस्तानी नयाद मुसलमान खातून आतिफा शाह को उम्मीदवार नामजद किया है। इस मौके पर उनका कहना था टूरी पार्टी हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को इलेक्शन लड़ने का यकसा मौका फराहम करती है। मुंतखब होने के बाद लोगों के मसाइल को हल करना उनकी पहली तरजीह होगी। ये मेरा घर है, यहाँ मैं पली भरी हूँ। सब कुछ जो यहाँ कट्स हुई हैं उससे मतलब मुझे भी नुकसान हुआ है, लेकिन मैं ये नहीं समझती कि ये जो प्रॉब्लम है टोरी गवर्नमेंट के जरिए हुई है, क्योंकि जब हम दूसरे शहर देखते हैं हमारे आसपास वो तो तरक्की कर रहे हैं, तो रोचडेल क्यों नहीं तरक्की कर रहा? तो मैं बस इतना, मैं एक मतलब यहाँ के जो लोग हैं उनको एक उम्मीद देना चाहती हूँ कि मुझे भी दुख है रोचडेल का, तो मैं खड़ी होना चाहती हूँ। अगर यहाँ के लोग मेरा साथ दें तो मैं इलेक्ट होके यहाँ के हर एक चीज़ की समझ लगाऊंगी कि क्यों नहीं यहाँ इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हुई, यहाँ क्यों नहीं हुई। और मैं खुद टोरी गवर्नमेंट में जाके जो हमारे NHS की प्रोमिसेस हुई हैं 33.9 बिलियन पाउंड्स में से जो उन्होंने प्लेज दिया है और जो बजट ऑलरेडी है टोरी गवर्नमेंट का, उसमें से मैं हिस्सा लेके यहाँ की जो मैटरनिटी सर्विसेज है पहले तो वो खोलूंगी। एक्सीडेंट इन इमरजेंसी, हमारे जो यहाँ NHS के सर्विसेज हैं जो नहीं मतलब जो रोचडेल डिजर्व करता है वो नहीं उन्हें मिला, उस पहली लड़ाई तो मेरी वो होगी। उसके बाद यहाँ की जो क्राइम का मसला है क्राइम सॉर्ट आउट करूंगी और साथ साथ ये भी अंडरस्टैंड करूंगी कि हमारे क्यों नहीं यहाँ रोचडेल में इन्वेस्टमेंट हो रही है। टोरी पार्टी ने सबसे पहले सईदा वारसी को फर्स्ट पार्टी थी उस जमाने में जिससे एक मुसलमान औरत को इतना बड़ा मकाम दिया कि उन्हें चेयरमैन बनाया पार्टी का। और भी हमारी एक और है नुसरत गनी, वो भी मतलब मिनिस्टरियल रोल में है। तो पार्टी के अंदर तो काफ़ी मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के इनिशिएटिव्स होते हैं, लेकिन देखिए मैं खुद यहाँ मुसलमान खड़ी हूँ और मेरे ख्याल से कि मुसलमान कम्युनिटी के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि टोरी पार्टी एक्टिवली लड़कियों को, औरतों को और मुसलमान और दूसरी एथनिक माइनॉरिटीज़ और रिलीजन से लोगों को एक्टिवली खड़ा कर रही हैं। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में पाकिस्तान पीस कलेक्टिव तंजीम की आगाही के हवाले से एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद नौजवान नस्ल को इंतहा पसंदी से रोकना और फलाही कामों के लिए दी जाने वाली इमदाद के दुरुस्त इस्तेमाल पर नजर रखना है। मजीद तफसीलात ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में जानिए। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने एक तकरीब का एहतमाम किया जिसमें पीस कलेक्टिव तंजीम के वफ्द को मदऊ किया गया। इस मौका पर डिप्टी हाई कमिश्नर के अलावा कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात मौजूद थीं। उनका कहना था कि इनका इदारा अवाम में आगाही के लिए मुख्तलिफ सेमिनार करता रहता है ताकि खुसूसन नौजवान नस्ल को इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी से बचाया जा सके। सिर्फ हम चैरिटी गिविंग से रिलेटेड नहीं कैंपेन्स करें, ये जो आपने भी कैंपेन हेट स्पीच से भी रिलेटेड देखी है, दिस
this went viral on social media as well. वफ्द के अफराद ने ओवरसीज कम्युनिटी से अपील भी की कि वो इमदाद देते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि उनकी दी हुई इमदाद सही जगह पर इस्तेमाल हो रही है या नहीं। जो मीडिया स्टडीज डिपार्टमेंट यहाँ पे हैं, उनकी फैकल्टी से एक मेल और एक फीमेल और कोशिश की कि यंगस्टर्स को बुलाया जाए ताकि वो एक लंबा अर्सा जो है वहाँ पे स्टे करें और कोर्स वगैरह को पढ़ाते रहें। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफ्द के सरबराह शब्बीर अनवर, डिप्टी हाई कमिश्नर मोहम्मद अयूब और दीगर का कहना था कि इस तंजीम का मकसद नौजवानों को एतदाल पसंदी की तरफ राग़िब करना है। पाकिस्तान पीस कलेक्टिव की टीम जो है अवेयरनेस के साथ साथ रिसर्च का काम कर रही है और ये दोनों काम जो है ऐसे तरीके से कर रहे हैं। हाई कमीशन में होने वाला आज का इवेंट का मकसद यही था कि यूके में बसने वाले पाकिस्तानियों को पाकिस्तान पीस कलेक्टिव के कामों से मुतारिफ करवाया जाए। ये जो इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का मसला है, ये हमारे मुल्क में न सिर्फ ये है कि अमन के लिए ख़तरा है, ये हमारी तरक्की के लिए भी एक बहुत बड़ा हर्डल है। तो अगर हमने बाकी कौमों की तरह आगे बढ़ना है तो इन इश्यूज़ को हमने रिजॉल्व करना है। अब लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस पैदा करनी बहुत ज़रूरी है कि इस इंतहा पसंदी जो कि हमारे यहाँ डेवलप हुई और उसके कुछ असरात बाकी हैं, उसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो उस अवेयरनेस के सिलसिले में हम मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन ने मुख्तलिफ कैंपेन्स बनाई और वो कैंपेन्स हमने मुख्तलिफ तरीक़ों से टेलीविज़न के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुँचाए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो इनिशिएटिव लिया है, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव एवर आई कम अक्रॉस, और इसका फ़ायदा जो है ग्रास रूट लेवल पे जो उन्होंने स्टार्ट किया है। और मेरी इसमें सजेशन ये थी कि स्कूल के बच्चों को जो स्कूल का अकाउंटेबल करें, टीचर्स को ट्रेन करें, और दैट विल हैव लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन एंड इन आवर सोसाइटी। हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि जब हम ये पैसे दें तो किस चैरिटी को दे रहे हैं और वो चैरिटी जो है पैसे लगा कहाँ रही है। और मोस्टली टेररिज्म जो फंड होती है वो इस तरह की डॉजी किस्म की चैरिटी से होती है जो इस्लाम के नाम पे ये कलेक्ट करते हैं, या मस्जिदों के नाम पे, मदरसों के नाम पे और चैरिटेबल कॉजेज़ के नाम पे, लेकिन वो कहाँ एंड अप होते हैं वो हमारी जिम्मेदारी है। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सही है जो उन्होंने कैंपेन लॉन्च की है कि चैरिटी को जो पैसे लोग दे रहे हैं उसको इन्वेस्टिगेट करके देने चाहिए। और मैं इससे भी ज़्यादा ये सोचता हूँ कि हमारे जो जितने भी ओवरसीज लीडर हैं वो अपने अपने इलाके में जानते हैं कि कहाँ पे लोग गरीब हैं और कहाँ लोगों को ज़रूरत है। वो इस तरह से खुद इंडिविजुअली लोगों को पता लगा के दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपके जो डोनेशंस हैं, आपकी जो चैरिटेबल कॉजेज़ हैं, वो राइट वेज में जाएं, राइट लोगों के हाथ में जाएं। तो इस तरह के इनिशिएटिव्स, इस तरह के स्टेप से वी विल गो फर्दर एंड इवेंचुअली एक दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, लेकिन इवेंचुअली इसी तरह के इनिशिएटिव से इट विल बेनिफिट अस इन द लॉन्ग रन। उनका ये भी कहना था कि ये तंजीम इस बात का भी ख्याल रखेगी कि मुख्तलिफ तंजीमों को दिया जाने वाला चंदा और इमदादी सामान पाकिस्तान में सही सीमत में इस्तेमाल हो और ओवरसीज पाकिस्तानियों की अपने वतन से मोहब्बत और कौम के लिए दर्द दिल को गलत हाथों से बचाया जा सके ताकि मुस्तहकीन तक इनका हक पहुँच सके। हाई कमीशन लंदन में होने वाले पाकिस्तान पीस कलेक्टिव के इस सेमिनार का मकसद पाकिस्तान से इंतहा पसंदी का खात्मा है ताकि पाकिस्तान का शुमार दुनिया के बावकार ममालिक में हो सके। साथी रिपोर्टर अलीम तनवीर के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। मलका एलिज़ाबेथ दोम के छोटे साहबजादे प्रिंस एंड्रयू ने शाही जिम्मेदारियों से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। लंदन में चमचमाती गाड़ियों से सजा म्यूजियम तैयार कर लिया गया है। माजी की क्लासिकल कार से लेकर मुस्तकबिल की फ्लाइंग कार 27 नवंबर को नुमाइश के लिए पेश की जाएंगी। लंदन के V&A म्यूजियम में चमचमाती गाड़ियां सजा दी गयी। माजी की हाथ से बनी लग्जरी मोटर्स हो या मुस्तकबिल के उड़न खटोले, 15 गाड़ियां और उनसे मुंसलिक 250 अशिया सब लोगों को अपनी तरफ मकनातीस की तरह खींच रही हैं, जिनमें गुंजान आबाद शहरों के लिए तैयार की गई ये 2 सीटों वाली पॉपअप नेक्स्ट फ्लाइंग कार भी शामिल है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की पहली तख्लीक 1888 की मोटर वैगन नंबर 3 भी इवेंट का हिस्सा है, जिसकी टॉप स्पीड सिर्फ 16 किलोमीटर फी घंटा थी। अपनी नौयत का ये मुनफरिद म्यूजियम 27 नवंबर से अगले साल 19 अप्रैल तक अवाम के लिए खुला रहेगा। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। सल्लल्लाहु
دنیا کے طول و عرض میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اپنے انداز میں میلاد پاک کی محفلیں سجاتے ہیں۔ برمنگھم میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آقائے دو جہاں سرور کون و مکان کی دنیا میں تشریف آوری پر پوٹوہاری محفل سجائی، جس میں روایتی انداز میں گلہائے عقیدت پیش کیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں قاور راجہ۔ ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی دنیا میں بہار آ جاتی ہے۔ دنیا کے ہر خطے میں بسنے والے شمع رسالت کے پروانے آقائے دو جہاں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عقیدت رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر سرکار کے میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں۔ عشق رسول سے سرشار نوجوانوں نے برمنگھم میں میلاد النبی کی تقریب منعقد کی، جس میں برطانیہ کے مختلف شہروں سے عاشقان رسول نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز اللہ پاک کے بابرکت نام سے کیا گیا۔ پاکستان سے آئے ہاشمی برادران نے بارگاہ رسالت میں خوبصورت حاضری پیش۔ نعت رسول مقبول کے بعد پوٹوہار کے نامور فنکار راجہ جاوید جیدی اور چودھری عدیل نے منفرد انداز میں آقائے دو جہاں کی شان میں منقبت اور نعتیہ اشعار پیش کیے اور حاضرین محفل سے خوبصورت داد تحسین پائی۔ موقع پر راجہ جاوید جیدی کا کہنا تھا کہ انگلینڈ کی سرزمین پر میلاد پاک کی محفل ان کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں۔ آرگنائزر کا کہنا تھا کہ ایسی تقریبات کا مقصد نوجوانوں کو بری صحبتوں سے بچا کر اصلاحی کاموں کی جانب راغب کرنا ہے۔ دیار غیر میں ایسی تقریبات پوٹوہاری ادب سے آگاہی، باعث ثواب اور آپس میں مل بیٹھنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ برمنگھم میں تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کے زیر اہتمام میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس نکالا گیا، جس میں مڈ لینڈز بھر سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سردی اور بارش بھی شہریوں کا جوش و جذبہ کم نہ کر سکے۔ شہر کی گلیاں اور بازار سرکار کی آمد مرحبا مرحبا کے نعروں سے گونجتی رہی۔ برمنگھم سے رپورٹ کریں گے عابد کاظمی۔ جب تک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی برمنگھم کے زیر اہتمام میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس بعد نماز ظہر بمقام فیضان مدینہ بورڈز لے گرین سے شروع ہوا، جس کی قیادت دعوت اسلامی مرکزی شورا کے رکن حاجی ابراہیم باپو، مڈ لینڈز اور ویلز کے نگران فضیل رضا عطاری نے کی۔ اس کے علاوہ جید علماء کرام، حفاظ قرآن، نعت خوان، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور برمنگھم اور گرد و نواح علاقوں سے تشریف لائے مدنی منوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکاء نے اپنی گاڑیوں کو سبز جھنڈیوں، بینرز اور برقی کمکموں سے سجایا ہوا تھا، جبکہ شرکائے جلوس سرکار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا کے نعرے لگاتے رہے۔ جلوس کے راستے میں سڑک کے دونوں اطراف سے کھڑے لوگ شرکاء کو خوش آمدید کہتے رہے، مٹھائی، فروٹ، مشروبات دیتے اور لوگوں کو ہار بھی پہناتے رہے۔ منتظمین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس بابرکت جلوس کی برکت سے انہیں دونوں جہاں کی برکتیں عطا ہوں گی اور ان کی آنے والی نسلیں آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت بھی سنواریں گی۔ مسلمانوں کا صدیوں سے یہ طریقہ کار رہا کہ مسلمان اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، میلاد کرتے ہیں، صدیوں سے رائج ہے۔ اور علامہ جوزی کہتے ہیں جو میلاد مصطفیٰ بناتے ہیں اللہ اپنے فضل عام سے انہیں جنت میں داخل کرتا ہے۔ تمہیں اللہ کا فضل ملے اور اس کی رحمت ملے تو تم اس کی خوشیاں مناؤ۔ الحمدللہ ہم آج حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشی منانے کے لیے نکلے ہیں، اور یہ وہ خوشی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں ملی۔ جہاں پہ ہم جلوس میں جا رہے تھے وہاں پہ اللہ کی رحمتوں کی بارش بھی ہو رہی تھی، وہ بھی ہمارے ساتھ جلوس میں شامل تھی۔ اور جہاں پہ یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور درود پاک کے گجرے پیش کیے جا رہے تھے تو ہمارے ذہن جو ہے گنبد خضرا کا طواف کر رہے تھے۔ Celebrate the Maulid of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wholeheartedly. Alhamdulillah, Dawah Islami organizes these Milad Julus throughout the world. Alhamdulillah, fortunate are those brothers who are participating in this. So once again, Jazakumullah khairan. This is a way of getting body, mind and soul engaged in the remembrance of Allah and His beloved Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam by reciting the Naat Sharif, by reciting Zikr of Allah Azza wa Jal, by reciting Durood Sharif on the best of creations as we heard today. 2.25 million Durood Sharif were recited here. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا،
پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو مدنی مرکز فیضان مدینہ، یہاں سے 2.25 ملین درود پاک پڑھا گیا ہے. اس جلوس میلاد میں جو شرکت کریں گے، یہ ہے وہ پیغام، یہ وہ چیز ہے کہ جلوس میلاد بھی منائیں، ساتھ میں درود بھی پڑھیں، ساتھ میں نمازیں بھی پڑھیں، ساتھ میں قرآن بھی پڑھیں. یہ وہ چیز ہے جو دعوت اسلامی الحمدللہ پوری دنیا میں جلوس میلاد کے ذریعے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے ذریعے پھیلا رہی ہے. جلوس واپس فیضان مدینہ بورڈز لے گرین آ کر اختتام پذیر ہوا، جہاں برطانیہ اور پاکستان کے استحکام و سلامتی، امت مسلمہ کی ترقی و خوشحالی اور کشمیر سمیت تمام مسلم مقبوضہ علاقوں کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں. عابد قاسمی، 92 نیوز، برمنگھم. سلطنت عمان کا 49واں نیشنل ڈے پاکستانی کمیونٹی نے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منایا. تقریب کا اہتمام پاکستانی کمیونٹی عمان کی طرف سے کیا گیا، جس میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد سمیت عمان کی اہم شخصیات نے بھی شرکت کی. تقریب کا مزید احوال سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں. عمان کا 49ویں نیشنل ڈے کے موقع پر پاکستانی کمیونٹی نے شاندار تقریب کا انعقاد کیا. تقریب میں شکیل معروف بھٹا، محمد فاروق سمیت پاکستانی کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات نے شرکت کی. تقریب کا انعقاد مسقط کی سوق الموالح مارکیٹ میں کیا گیا. اس موقع پر شرکاء کا کہنا تھا کہ تقریب پاکستانی کمیونٹی اور عمانی عوام کے آپس میں گہرے تعلقات کا مظہر ہے، جس کی روایت سالوں پرانی ہے. عمان میں پاکستانیوں کی بڑی اکثریت آباد ہے، جن کے دل پاکستان کے ساتھ ساتھ عمان کی خوشیوں کے لیے بھی دھڑکتے ہیں، اور سالوں سے یہ تقریب اسی جوش و جذبہ کے ساتھ منائی جا رہی ہے. تقریب میں موجود شرکاء نے سلطان قابوس بن سعید المعظم کی اچھی صحت اور درازی عمر کے لیے خصوصی دعا بھی کی، اور آخر میں کیک بھی کاٹا گیا. سعودی عرب کے شہر جدہ میں پاکستان جرنلسٹ فورم کی جانب سے پاکستان کی معروف صحافی شمیم اشرف کے اعزاز میں اجلاس منعقد ہوا. اس موقع پر پاکستانی صحافیوں کا کہنا تھا کہ کشمیر ایشو پر پاکستانی میڈیا کا کردار اہم رہا ہے، تاہم کشمیر ایشو کو مسلسل اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. مزید تفصیلات عمیر علی کی اس رپورٹ میں دیکھیے. سعودی عرب کے شہر جدہ میں پاکستان جرنلسٹ فورم کی جانب سے پاکستان کی معروف صحافی شمیم اشرف کے اعزاز میں اجلاس منعقد ہوا، جس میں صحافیوں کا کہنا تھا کہ کشمیر ایشو کو جس انداز اور تسلسل کے ساتھ پاکستانی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر اجاگر کیا گیا وہ قابل تحسین ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ کشمیر کی آزادی تک کشمیریوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. بزنس، خبریں، سیاست، یہ چیزیں ہمارے لیے بے معنی ہو جاتی ہے، پیچھے رہ جاتی ہیں. ہمارا سب سے پہلا جو کشمیر ایکسپریس کا جو مقصد ہے وہ کشمیر کاز کو ہائی لائٹ کرنا. پاکستانی صحافیوں کو اس موقع پر یہ بھی کہنا تھا کہ کشمیریوں پر بھارت کی جانب سے جو ظلم و ستم روا رکھا جا رہا ہے اور کشمیری صحافیوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، اس سے بھارت کی نام نہاد جمہوریت بے نقاب ہو چکی ہے. شرکا کا کہنا تھا کہ آزادی کشمیریوں کا بنیادی حق ہے جو کہ انہیں مل کر رہے گا. عمیر علی، 92 نیوز، جدہ. اطالوی وزارت داخلہ کے ماتحت ادارے نے پاکستانی مہاجرین کے مسائل کو سمجھنے کے لیے 2 روزہ سیمینار کا انعقاد کیا ہے. سیمینار میں سیاسی رہنماؤں، اطالوی وکلاء، اساتذہ اور اسکولوں، یونیورسٹیوں کے طلبہ سمیت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. سیمینار میں مسئلہ کشمیر بھی زیر بحث رہا. تفصیلات جانتے ہیں تنویر ارشاد کی اس رپورٹ میں. اطالوی وزارت داخلہ کے ذیلی ادارے سپرار نے اٹلی کے شہر مانتووا میں 2 روزہ سیمینار کا انعقاد کیا. سیمینار کا موضوع اٹلی اور یورپ میں پاکستانی مہاجرین کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجوہات اور پاکستان کی تہذیب و ثقافت اور تاریخ کے حوالے سے آگاہی حاصل کرنا تھا. 2 روزہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی صحافی و کالم نگار محمود اصغر چودھری نے کہا کہ پاکستان ایک مہمان نواز ملک ہے. پاکستان کا کلچر، تہذیب و ثقافت کا جو تصور یورپ میں پیش کیا جاتا ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے. اس سیمینار میں یہ کوشش کی لوگوں کو بتانے کی کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ عالمی جنگوں کی وجہ سے ہوئے ہیں، اور مسئلہ کشمیر کو خاص طور پر ہم نے اجاگر کرنے کی کوشش کی اور ان کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ پاکستان میں جو ہے وہ کمیونٹی جو مائنارٹیز ہیں ان کے بہت زیادہ حقوق ہیں. تو ایک بڑا مثبت اور اچھا چہرہ جو ہے وہ پاکستان کا پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے تحریک کشمیر اٹلی کے صدر تنویر احمد کدر اور دیگر کا کہنا تھا کہ پاکستان کے مسائل کا حل مسئلہ کشمیر کے حل میں ہے. مسئلہ کشمیر پر 2 جنگیں لڑی جا چکی ہیں، اور اگر عالمی طاقتیں مسئلہ کشمیر کو حل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو معاشی حالات بہتر ہونے کا باعث مہاجرین کی یورپ کی طرف ہجرت بھی رک جائے گی. انٹرنیشنل مسائل ہے اس کو خاص کر کے ڈیبیٹ کیا گیا، اور جو اس چیز کا محور بنی رہی وہ پاکستان اور کشمیر کی
خاص بری رہی. اور یہاں پر جو پروفیسر بھی تھے اور وکلاء انہوں نے بھی آ کے ایک بہت اچھے طریقے سے اس کو سمجھا بھی ہے اور پاکستان پہ جو ہم نے روشنی ڈالی ہے تاکہ اس کمیونٹی میں اس سوسائٹی میں جو بھی پرابلمز ہماری ہیں وہ کسی طریقے سے ریسالو ہو سکیں. سیمینار میں مقررین کو بتایا گیا کہ پاکستان میں خواتین پر مظالم کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم خاتون جنگی پائلٹ کا تعلق بھی پاکستان سے ہے. تنویر ارشاد 92 نیوز اٹلی کے شہر مانتوا میں جو ہے 2 روزہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس کا موضوع تھا کہ پاکستان ایک میزبان ملک ہے اور پاکستان اور کشمیر کے جو مہاجرین ہیں جو یورپ میں ہجرت کر کے آتے ہیں ان کی وجہ کیا تھی. تو پاکستان کے جو نمائندہ جو تھے انہوں نے بتایا کہ پاکستان جو ہے وہ عالمی طاقتوں کی جو جنگ لڑ رہا ہے کافی عرصے سے اور جو مسئلہ کشمیر ہے اس کی وجہ سے جو ہے کافی مسائل ہیں پاکستان میں اور معاشی حالات بھی جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے ہمارے خراب ہیں جس کے باعث جو ہے بڑی تعداد میں جو ہے پاکستانی اور کشمیری جو ہجرت کر کے یورپ کی طرف رخ کرتے ہیں. تنویر ارشاد 92 نیوز مانتوا اٹلی. مزید خبریں بریک کے بعد. آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. آئرلینڈ کے دارالحکومت ڈبلن میں 10ویں IFFI کا سالانہ 3 روزہ فیسٹیول اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا. ریڈ کارپٹ پر اداکاروں نے جلوے بکھیرے. انڈین فلم فیسٹیول آف آئرلینڈ میں بڑی تعداد میں کمیونٹی کے افراد نے شرکت کی. رنگا رنگ فیسٹیول کا مزید احوال جانتے ہیں فیصل مرزا کی اس رپورٹ میں. آئرلینڈ کے دارالحکومت ڈبلن میں معروف اداکاروں اور پروڈیوسرز ڈائریکٹرز کی کہکشاں زمین پر اتر آئی. IFFI کا فلمی میلہ اختتام پذیر ہو گیا. 3 روزہ میلے کے آخری روز آرٹ اور کمرشل فلموں کو آئرلینڈ میں متعارف کرانے والے اداکار، رائٹر، ڈائریکٹر اور پروڈیوسر سراج زیدی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ آئرلینڈ میں ایشیائی کلچر کو متعارف کرانے پر انہیں فخر ہے اور اب تک وہ سینکڑوں فلمیں آئرلینڈ کے سینما انڈسٹری کی زینت بنا چکے ہیں. میں رسپانسبل ہوں پہلی بار اپنی انڈین پاکستانی فلمیں دونوں انٹروڈیوس کرنا سنیما کے اندر. اس سے پہلے یہاں کوئی فلم نہیں چلتی تھی تو تقریباً 15 سال پہلے پہلی فلم جو لگی یہاں سنیما میں وہ میری فلم تھی جو میں ہندوستان سے میں نے امپورٹ کری. تو آئی ایم دا فرسٹ ڈسٹریبیوٹر ٹو امپورٹ انڈین پاکستانی فلم. سو میں نے پاکستانی فلمیں بھی کری ہیں کافی. ایوری ایئر آئی برنگ بنچ آف اباؤٹ 20-30 فلمس ڈیورنگ دا فیسٹیول and we exhibit them in a 3-4 days with the stars, directors, writers, all those creative people who come. And just like any other international film festival, this Indian Film Festival of Ireland has become a very popular over the last 10 years. This year we are celebrating the 10th year of the festival. اس سالانہ فلمی میلے میں ایشیائی ممالک سمیت دبئی سے بھی اداکاروں اور سرکردہ شخصیات نے شرکت کی. آخری روز کئی نئی فلموں کے پریمیئرز بھی ہوئے جنہیں شرکاء نے بہت پسند کیا. پاکستانی جو فلم انڈسٹری اور ڈرامہ انڈسٹری ہے اس کا بڑا سا اسکوپ ہے آئرلینڈ میں اور یہاں بڑھتی ہوئی جو پاکستانی اور انڈین کمیونٹی ہے وہ ان چہروں کو اور اپنی انڈسٹری کو یہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں. فیصل مرزا 92 نیوز ڈبلن آئرلینڈ. پیس فاؤنڈیشن برطانیہ کے تحت گلاسکو میں صوفی شام کا اہتمام کیا گیا. صوفی نائٹ میں برطانیہ کی مشہور و معروف سنگر آسیہ سمن اور نفیس عرفان نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا. صوفی پروگرام کا مزید احوال جانتے ہیں خالد وارثی کی اس رپورٹ میں. موقع پر شرکاء کا کہنا تھا کہ اس طرح کے خوبصورت پروگرام مزید ہونے چاہیے. جتنے بھی لوگ یہاں پر فنڈ ریزنگ کے لیے آتے ہیں یہ بچوں کے لیے اور خواتین کے لیے فنڈ ریزنگ کا پروگرام تھا جس میں گلاسگو کے مشہور حضرات نے بھرپور طریقے سے شرکت کی ہے اور ان کی اچھے طریقے سے ان کی ہیلپ کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا کام ہے, بڑا اچھا منصوبہ ہے. یہ پیس چیریٹی ہے, اس سلسلے میں میں یہ صوفی پروگرام کے سلسلے میں یہاں آئی ہوں اور یہاں بہت اچھا پروگرام ہوا اور خوب لوگوں نے مدد کی اپنے لوگوں کی اور خوب یہاں ڈونیشن دیا اور 92 چینل نے اس کی بہت اچھی کوریج کی ہے. پاکستان کے اندر ایجوکیشن اور ویمن امپاورمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں اور UK بار میں پاکستان بار میں ہم تمام لوگوں کو جتنے بھی لوگ ڈیزرونگ ہیں یا جو عورتیں جو مردوں کے معاشرے میں استحصال کا شکار ہو رہی ہیں ان کے لیے ہم نے بہت بڑا ایک پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے. بہت اچھا تھا, بہت مزہ آیا. آسیہ نے بہت اچھے گانے گائے اور بھی سنگر آئے ہوئے تھے جنہوں نے کافی اچھے اچھے سانگ سنائے اور کافی ہم لوگوں نے انٹرٹینمنٹ بہت اچھی تھی, بہت مزہ کیا. بھرپور تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور ان کے جو ان کا پروگرام ہے اس کو بہت سراہا اور ہر طرح سے ان کے اس کاز کو آگے لے کے چلنے کی
लोगों ने यकीन दहानी भी कराई और यहाँ पे हर तरह की माली मदद भी की और माली मदद करने का वादा भी लोगों ने किया, क्योंकि वो प्रोग्राम बहुत अच्छा है। सर्च पीस फाउंडेशन की तरफ से एक तकरीब का एहतमाम किया गया, उसमें जो लाहौर में वो अपनी खिदमत सर अंजाम देने करीब और फैमिली बच्चों के हवाले से उन्होंने काफ़ी तफसीलात से आगाह किया और थोड़ी सी चैरिटी वगैरह भी इकट्ठी की और बच्चों को स्पॉन्सरशिप दी गई ताकि वो बच्चे अपनी तालीम हासिल कर सकें। ग्लासगो सूफी फेस्टिवल में स्कॉटलैंड भर से कसीर तादाद में लोग शरीक हुए और हसीन शाम का लुत्फ उठाया। पीस फाउंडेशन यूके के तहत ग्लासगो में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया जिसमें स्कॉटलैंड भर से कसीर तादाद में शिरकत की। मलक खालिद वारसी, NDTV न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। फिल्मी किरदारों में हकीकत का रंग भरने वाले अदाकार असलम परवेज की आज 35वीं बरसी मनाई जा रही है। उनके फनी कैरियर पर देखिए लाहौर से ये रिपोर्ट। ताजिब नजर शख्सियत के मालिक अदाकार असलम परवेज अपने वक्त के रईस थे। खुश लिबास और खुश मिजाज असलम परवेज अपनी गाड़ी से निकलते तो स्टूडियो गेट पर इनके गिर्द एक हजूम होता था। वो अपने किरदार में इस कदर डूब जाते कि हकीकत का गुमान होने लगता। खोए खोए मस्त नजारों में कोई कहे दे जो तुम तो इशारों में। असलम परवेज ने 1956 में फिल्म कातिल से फनी कैरियर का आगाज किया। फिल्म सहेली में विलन का ऐसा किरदार अदा किया कि बाद में पुरसितार इन्हें मनफी किरदार में ही देखना पसंद करते रहे। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए NDTV न्यूज़ UK।